सुबह सुबह नेहा किसी जल्दी जल्दी काम निपटाने में लगी थी। चूल्हे पर सब्जी छिड़ी थी। तवे पर पराठे सिक रहे थे। हाथ तेजी से चल रहे थे। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी बेचैनी थी। शारीरिक तौर पर वह यहाँ थी, मगर मन कहीं और था। बगल के कमरे में उसकी सास श्रीमती कमलाबेन बैठकर बिस्तर से उठ गई थीं। कुकर की सीटी और बर्तनों की आवाज ने उन्हें जगा दिया था। उन्होंने घड़ी की ओर देखा। अभी सिर्फ 6:30 थे। माथे पर हल्की सी शिकन पड़ी। आज रविवार है, और रविवार को हमारे घर में तो 11 बजे से पहले कोई नाश्ता नहीं करता। फिर बहू इतनी सुबह सुबह उठकर क्या कर रही है? कोई बात तो जरूर है। दूसरी ओर रमेश जी अपनी कुर्सी पर बैठे अखबार के पन्ने पलट रहे थे। खबरें पढ़ने में पूरी तरह मग्न। कुछ ही देर बाद नेहा काम निपटाकर कमरे में चली गई और फिर तैयार होकर सास ससुर के कमरे में दाखिल हुई। उसने पहले सास और फिर ससुर के पांव छुए। माँ जी, बाबूजी। उसकी आवाज में हिचकिचाहट साफ झलक रही थी। मैं आज अपने मायके जा रही हूँ। कमलाबेन के चेहरे तन गए और रमेश जी ने अखबार नीचे रख दिया। दोनों की निगाहें एक साथ नेहा पर टिक गईं। क्यों? एक हफ्ता भी नहीं हुआ जब तू मायके होकर आई थी। फिर आज कौन सी जरूरत आ पड़ी वहां जाने की? कमलाबेन ने सवाल किया। नेहा ने थोड़ा स्पष्ट किया। वो माँ की तबीयत ठीक नहीं है। पापा अकेले सब कुछ संभाल रहे हैं। खाना तो वे जैसे तैसे बना रहे हैं। सोचा आज जाकर घर के बाकी काम संभाल लूं। माँ की दवाइयाँ और टेस्ट रिपोर्ट भी ले आऊंगी। कोई जवाब नहीं आया। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। नेहा के होंठ कुछ कहने को हिले, मगर शब्द अधर में ही अटक गए। सास ससुर की चुप्पी को वह अच्छी तरह पहचानती थी। ये मौन असहमति से कहीं ज्यादा गहरा और भारी होता है। थोड़ी देर खड़ी रहने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो असहज होकर बोली। वैसे माँ जी, मैंने नाश्ता बनाकर रख दिया है। दोपहर के लिए सब्जी भी तैयार है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कहने के बाद भी किसी ने कुछ नहीं कहा, तो नेहा चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। इधर कमलाबेन और रमेश जी एक दूसरे की ओर देखने लगे। हमसे तो बड़ी भूल हो गई। कमलाबेन ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा। अपने ही शहर की लड़की को बहू बनाकर ले आए। जब भी मन होता है मुंह उठाकर चल पड़ती है। ससुराल तो जैसे होटल हो गया। जब जी चाहे आओ, जब जी चाहे चले जाओ। रमेश जी ने भी हामी भरी और गुस्से में अखबार मोड़ते हुए कहा। ये बहुएं तो जितना सिर पर चढ़ाओ उतना ही चढ़ती हैं। हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ पिछली बार गए हुए। अब फिर मायके जाने की तैयारी। आज जाती है तो चली जाए, लेकिन आइंदा से समझा देना बहू को। कमलाबेन की आंखों में अब खींच के साथ साथ नाराजगी भी दिखने लगी। उन्होंने रमेश जी की बात पर सहमति जताते हुए कहा। सही कहते हैं आप। बहू की लगाम कसकर रखनी पड़ेगी। रोज रोज मायके जाना हमारे यहाँ नहीं चलेगा। अब तो जैसे बहू नहीं कोई मेहमान हो गई। 2 दिन यहाँ तो तीसरे दिन वहां। फिर रमेश जी बोले। और वो अंकित भी तो कुछ नहीं कहता। उसे शायद बीवी के आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। जोरू का गुलाम कहीं का। उधर नेहा अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी थी, मगर ध्यान तो उसका मायके में ही लगा था। उसके गालों पर गर्म आंसू चुपचाप बह रहे थे। हर बार यही तो होता था। मायके जाने की बात छेड़ते ही घर में तनाव की दीवार खड़ी हो जाती। उसका इकलौता भाई अब अमेरिका में था। पिछले साल ही कंपनी ने उसे 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भेजा था। उसकी अनुपस्थिति में माता पिता की जिम्मेदारी संभालने वाली नेहा ही तो थी। कभी माँ की तबीयत खराब, तो कभी पापा की। अगर मैं नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा? आंखों से गिरते आंसू उसकी गोद में रखे दुपट्टे को भिगो गए, मगर उसने खुद को संभाला। बैग उठाया, स्कूटर की चाबी ली और निकल पड़ी। अंकित अभी तक अपने कमरे में सो रहा था। नेहा ने उसे रात को ही बता दिया था कि वह मायके जा रही है। अंकित ने बस इतना ही कहा था। जाना है तो जाओ, लेकिन माँ पापा को थोड़ा मना लो। तुम अगर थोड़ी बातों को बैलेंस कर लो तो बात नहीं बिगड़ेगी। अंकित जानता था कि नेहा की मंशा गलत नहीं है। वह एक संवेदनशील पति था, लेकिन माता पिता की भावनाओं को भी समझता था। उसका बस यही सोचना था कि नेहा दोनों घरों की जिम्मेदारियों को संतुलित रूप से निभाए, ताकि किसी को शिकायत का मौका न मिले। हे भगवान, बस मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाए। पापा की तबीयत भी कहाँ ठीक रहती है। न जाने मैं अकेले घर का काम कैसे कर रही हूँ। सोचते सोचते नेहा की आंखें फिर से नम हो गईं। नेहा जब अपने मायके पहुंची तो देखा माँ बिस्तर पर लेटी थीं। चेहरा पीला और आंखों में थकान उतर आई थी।
पापा रसोई से बाहर आते हुए बोले, नेहा, तू आ गई? बहुत अच्छा किया बेटा। देख, मैंने बेसन का चीला बनाया है। खाकर बता कैसा बना है। नेहा के पापा ने एक टुकड़ा उसके मुंह में डाला तो नेहा बोली, वाह, बहुत अच्छा बना है पापा। चलिए, अब आप बैठिए, मैं और बनाकर लाती हूँ। नेहा ने हंसते हुए कहा, अरे मैं बना लूंगी, आप चिंता मत करिए। अब मैं आ गई हूं ना, थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। उसने पर्स एक ओर रखा और तुरंत काम में जुट गई। नाश्ता निपटाने के बाद घर की हालत देखी। बर्तन एक कोने में झूठे पड़े थे, कुछ कपड़े बालकनी में टंगे थे, कुछ वॉशिंग मशीन में पड़े थे। फर्श पर भी गंदगी थी। पिछले 1 महीने से काम वाली बाई नहीं आ रही थी और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं थी। नेहा ने पहले घर की सफाई की, बर्तन मांजे, कपड़े धोए, फिर झाड़ू पोंछा करके पूरा घर चमका दिया। बाकी दवाइयों की याद आई तो पर्ची लेकर निकलने को हुई, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर उसका पति अंकित खड़ा था। तुम थक जाओगी, सोचा कि तुम्हारी मदद कर दूं। अंकित ने कहा, मैं अभी बस दवाइयां लेने ही जा रही थी, मेडिकल रिपोर्ट भी लेनी थी। तुम रहने दो, अंकित ने कहा, रिपोर्ट और दवाइयां मैं ले आता हूं। अंकित के इस केयरिंग नेचर को नेहा और उसके माता पिता बहुत सराहते थे। अंकित ने माँ पापा से हालचाल पूछा, मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेकर आया और रिपोर्ट्स भी समय पर लाकर दे दी। कुछ घंटों में दोनों ने मिलकर घर को फिर से सजा दिया। नेहा को लगा जैसे मायका फिर से सांस लेने लगा हो। शाम होते ही नेहा ने विदा ली। माँ ने हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत करना, तुम दोनों के हंसते चेहरे देखकर ही तबीयत अच्छी महसूस होने लगी है। स्कूटर स्टार्ट हुआ और ससुराल की तरफ बढ़ चला। अंकित ने गाड़ी से उसे फॉलो किया। जब वे दोनों घर पहुंचे तो अंकित ने झट से कहा, तुम रसोई में मत जाना, मैं खाना बाहर से मंगवा लेता हूँ। कभी कभी बाहर का खाना भी ठीक होता है। नेहा के चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी, लेकिन सुकून भी था। लेकिन जैसे ही वह ड्राइंग रूम में पहुंची, सामने सास ससुर बैठे थे। उनकी आंखों में न तो चिंता थी, न ही हमदर्दी, बस तिरछी निगाहें और खामोश सवाल। अभी वह अपने कमरे तक भी नहीं पहुंची थी कि सासू माँ की आवाज ने उसके कदम रोक दिए। अब फुर्सत मिली है तुम्हें घर लौटने की। सारा काम पड़ा है, अब जल्दी से डिनर की तैयारी कर लो। जाने कब बनेगा और कब मिलेगा खाने को। शब्द तीर की तरह चुभे। उसे लगा था कि सास ससुर उससे उसकी माँ का हालचाल पूछेंगे, लेकिन यहाँ तो इन लोगों को अपनी चिंता सता रही थी। जवाब में नेहा झुकी नजरों के साथ कुछ कहने जा रही थी कि तभी अंकित की आवाज गूंजी, माँ, मैंने डिनर ऑर्डर कर दिया है, आता ही होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर का खाना? कमलाबेन लगभग चौंक कर बोली, तू क्या चाहता है बेटा? जैसे बहू की माँ वहां बिस्तर पर पड़ी है, वैसे हम भी बिस्तर पकड़ लें। बाहर का खाना खिला खिलाकर बीमार करने का इरादा है तुम्हारा? अंकित ने शांत स्वर में जवाब दिया, अरे नहीं माँ, कभी कभी तो चलता है। नेहा सुबह से मायके में काम कर रही थी, थक गई है। एक दिन बाहर का खाना खा लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। नेहा चुपचाप खड़ी रही। कमलाबेन ने तीखे स्वर में कहा, ठीक है, आज बाहर से खा लेंगे, लेकिन यह हर बार का काम नहीं होना चाहिए। रमेश जी, जो अब तक खामोश थे, कहने लगे, देख अंकित, तू अपनी बीवी का पक्ष तो ले रहा है, लेकिन ये रोज रोज मायके भागने की आदत ठीक नहीं है। बहू है, ससुराल की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। 2-4 महीने में कभी तीज त्योहार पर जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन ये रोज रोज। बाबूजी, बात अच्छे या बुरे की तो है ही नहीं। उसकी मम्मी की तबीयत सच में ठीक नहीं थी, उन्हें जरूरत थी नेहा की। अरे अब बुढ़ापा है तो कुछ न कुछ तो लगा ही रहेगा। ऐसे में उनके बेटे को होना चाहिए था उनके पास। विदेश जाकर बैठा रहे और यहाँ परेशानी हमें उठानी पड़ रही है। कमलाबेन तीखे लहजे में बोली। नेहा का मन भारी हो गया। माँ जी, 3 साल के लिए गए हैं, 1 साल तो बीत चुका है, 2 साल भी निकल ही जाएंगे। तो क्या तब तक तुम यही सब करने वाली हो? सास ने कटाक्ष किया। नेहा ने पलटकर जवाब देने की कोशिश की, माँ जी, माँ की तबीयत। लेकिन उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। अंकित ने उसका कंधा हल्के से दबाया और इशारों में ही उसे चुप रहने को कह दिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। खाना आ गया था। अंकित ने टेबल पर खाना लगाया और नेहा से बोला, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं प्लेट्स लगा देता हूँ। नेहा मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। डिनर के बाद दोनों कमरे में आए तो अंकित नेहा के पास बैठ गया। नेहा,
माँ पापा की बातों को दिल से मत लगाना, वे बस पुराने ख्यालों के हैं। अंकित, मैं कोशिश करती हूँ। नेहा की आवाज भर आई। लेकिन माँ बीमार हैं, पापा अकेले हैं, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँ? और यहाँ यहाँ तो मेरी सांस लेने पर भी सवाल उठते हैं। अंकित ने उसका हाथ थामा। मैं हूं ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह कमलाबेन और रमेश जी लॉबी में सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। रसोई में नेहा नाश्ता तैयार कर रही थी। इधर अंकित अपने ऑफिस बैग में फाइलें ठूंस रहा था, बार बार घड़ी की ओर देखते हुए। नेहा, मैं निकल रहा हूं। उसने रसोई की ओर आवाज लगाई। हाँ, नाश्ता टेबल पर रख दिया है, नेहा ने जवाब दिया। लेकिन उसका मन कहीं और था। वह मायके की चिंता में डूबी थी। माँ की तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं थी और काम वाली बाई के न आने से घर का काम पापा के कंधों पर था। उसने कुछ सोचा। तभी उसे अपने मायके के पड़ोस में रहने वाली सुशीला आंटी की याद आई। उसने फटाफट फोन उठाया और नंबर डायल किया। हाँ नेहा बेटा, सब ठीक? सुशीला आंटी की गर्मजोशी भरी आवाज सुनकर नेहा को थोड़ा सुकून मिला। हाँ आंटी, बस माँ की तबीयत की चिंता है और काम वाली बाई भी तो नहीं आ रही। क्या आप कोई भरोसेमंद बाई का इंतजाम कर सकती हैं? अरे बेटे, ये तो छोटी सी बात है, सुशीला आंटी ने हंसते हुए कहा। मैं देखती हूँ, तू फिक्र मत कर। नेहा ने फोन रखा और नाश्ता टेबल पर सजाया। कमलाबेन और रमेश जी चुपचाप खाने बैठे। उसी खामोशी में कल की नाराजगी की हल्की सी गंध थी। लेकिन नेहा ने ध्यान नहीं दिया। वह अपनी सोच में ही गुम थी। दोपहर का खाना निपटाने के बाद नेहा को मार्केट जाना था। घर की सब्जियां खत्म हो चुकी थीं और कुछ दूसरा सामान भी लाना था। उसने सोचा, सब काम एक साथ निपटा लेती हूँ। मार्केट में दुकानदारों से मोलभाव करते हुए उसने जल्दी जल्दी सामान खरीदा। अभी वह सब्जी की दुकान की ओर बरच ही रही थी कि सुशीला आंटी का फोन आया। नेहा, मैंने एक बाई से बात कर ली है। सुशीला आंटी की आवाज में उत्साह था। काम दिल लगाकर करती है और ईमानदार भी है। तू एक बार आ जा और उसे सारा काम समझा दे। आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा की आवाज में राहत थी। मैं अभी आती हूँ। उसने स्कूटर मायके की ओर मोड़ लिया। ससुराल को बताने का मतलब था ताने सुनना। फिर क्या मालूम वो जाने भी देंगे या नहीं। इसलिए उसने अंकित को फोन किया। अंकित, मैं थोड़ी देर के लिए मायके जा रही हूँ। माँ के लिए बाई का इंतजाम हो गया है, उसे काम समझाने जा रही हूँ। ठीक है नेहा, अंकित ने जवाब दिया। मायके पहुंचकर उसने नई बाई रीना को सारा काम समझा दिया। रीना, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती तो खाना हल्का बनाना, बर्तन रोज 2 बार धोने हैं और कपड़े भी टाइम पर। रीना ने सिर हिलाया। जी दीदी, सब समझ गई। नेहा ने माँ पापा से रीना की तनख्वाह और टाइमिंग तय की। फिर सब्जी लेने मार्केट वापस चली गई। सब्जी की खरीदारी करते करते शाम ढल चुकी थी। घर लौटते वक्त सड़कों पर ट्रैफिक ने उसे और देर करवा दी। उधर अंकित ऑफिस से घर लौट चुका था। अंकित बेटा, ये नेहा कहाँ रह गई? अभी तक नहीं पहुंची और फोन भी नहीं लग रहा, कमलाबेन ने शिकायत भरे लहजे में कहा। अंकित ने फोन चेक किया और बोला, माँ, फोन शायद स्विच ऑफ हो गया होगा। बस उससे बात हुई थी मेरी, बता रही थी कि थोड़ा काम है मायके में, बस आती होगी। लो, हम चाय के लिए बैठे हैं और वह क्या मालूम कि रोज का ड्रामा कब बंद होगा। उसी समय दरवाजा खुला और नेहा अंदर आई। हाथों में सब्जियों का थैला था और चेहरा थकान से भरा। कमलाबेन उसे देखते ही बोली, क्यों बहू? यहाँ से तो सब्जी का नाम लेकर निकली थी और फिर अपनी माँ के घर चली गई। नेहा ने थैला रसोई में रखा और शांत स्वर में जवाब दिया, माँ जी, बस थोड़ा सा काम था। माँ के घर काम करने के लिए बाई का इंतजाम करवाना था। वहां सुशीला आंटी रहती है ना, उन्होंने बाई ढूंढ दी। अब मुझे बार बार नहीं जाना पड़ेगा। ये सुनते ही कमलाबेन और रमेश जी के चेहरों पर संतुष्टि के भाव पसर गए। यही तो चाहते थे वे भी। फिर कमलाबेन ने सिर हिलाया और बोली, अच्छा अच्छा, ये ठीक किया तुमने। चलो, अब सबके लिए चाय बनाकर ले आओ। और हाँ, सुबह के बर्तन भी झूठे पड़े हैं, काम वाली बाई भी नहीं आई, वो भी धो देना। थकी हारी नेहा चुपचाप रसोई में चली गई। अंकित भी हाथ मुंह धोकर रसोई में आ गया। जब तक तुम बर्तन धोती हो मैं चाय बना लेता हूँ, साथ बैठकर पियेंगे? अरे रहने दो, आप ऑफिस से अभी अभी लौटे हैं, चाय मैं बना लूंगी। बिल्कुल नहीं, आज तो चाय मेरे हाथों से ही बनेगी। घबराओ नहीं,
चीनी की जगह नमक नहीं डालूंगा। दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़े। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब नेहा की माँ की तबीयत थोड़ी संभल गई थी, इसलिए नेहा की चिंता थोड़ी कम हो गई थी। साथ ही उसके घर में भी शांति फिर से लौट आई थी। कमलाबेन और रमेश जी भी अपनी बहू से पूरी तरह संतुष्ट थे, और संतुष्टि का कारण यही था कि पूरे 25 दिन हो गए थे और नेहा अपने मायके नहीं गई थी। बस किसी काम वाली बाई की तरह दिन रात उनकी सेवा में जुटी थी। आज रविवार था। दोपहर के खाने के बाद नेहा रसोई की सफाई कर रही थी। बाहर लॉबी में कमलाबेन, रमेश जी और अंकित एक साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। टीवी पर कोई पुरानी फिल्म चल रही थी। तभी कमलाबेन का फोन बजा। स्क्रीन पर उनकी बेटी दीपा का नाम चमका। हाँ दीपा बेटा, सब ठीक। कमलाबेन की आवाज में उत्साह था। फोन पर कुछ देर बात हुई और जैसे ही उन्होंने फोन रखा, उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। अरे बहू, उन्होंने रसोई की ओर आवाज लगाई। दीपा शाम को अपने बच्चों के साथ आ रही है। पूरा एक हफ्ता रहेगी यहाँ। उनके लिए स्पेशल खाना तैयार कर देना। नेहा ने रसोई से जवाब दिया। जी माँ जी, मैं तैयारी शुरू करती हूँ। हाँ और सुन, कमलाबेन ने उत्साह में कहा, दीपा को मिक्स वेज बहुत पसंद है। वो बना देना, और बच्चों को पनीर की सब्जी, साथ में कुछ मीठा भी, खीर बना देना। ठीक है माँ जी, नेहा ने जवाब दिया और रसोई में सामान जुटाने लगी। वह जैसे ही सब्जियां काटने बैठी, तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर माँ का नंबर देखकर उसका दिल धक से रह गया। उसने फोन उठाया। हाँ माँ, सब ठीक है ना? नेहा बेटा, माँ की आवाज में घबराहट थी। तेरे पापा की खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है। नेहा के पसीने छूटने लगे। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। फोन हाथ में थामे वह रसोई से बाहर निकली, जहां अंकित, कमलाबेन और रमेश जी बैठे थे। अंकित ने उसकी हालत देखी तो तुरंत उठ गया। क्या हुआ नेहा? माँ का फोन था। नेहा की आवाज में घबराहट थी। पापा की खांसी बहुत बढ़ गई है। उनकी हालत खराब है। वैसे भी वे दमा के मरीज हैं। लगता है अस्थमा का अटैक आया है। डॉक्टर को उन्होंने फोन करके बुला लिया है। लेकिन मुझे अभी जाना होगा। ये सुनते ही कमलाबेन और रमेश जी एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। नेहा ने अंकित की ओर देखा और बोली, रात को खाना हम बाहर से मंगवा लेंगे, लेकिन अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है। कमलाबेन ने भौहें सिकोड़कर तीखे लहजे में कहा, लो, अब तक माँ बीमार थी और अब पापा बीमार। मुझे समझ नहीं आता ये तमाशा कब तक चलेगा। अंकित ने बीच में टोकते हुए कहा, माँ, प्लीज अभी ये सब बातें मत करो। नेहा के पापा की तबीयत गंभीर है। रमेश जी ने गुस्से में टीवी का रिमोट सोफे पर पटका और बोले, अभी क्यों नहीं? जो बात होगी अभी होगी। बहुत हो गया ये सब। कमलाबेन ने नेहा की ओर देखते हुए कहा, देख बहू, डॉक्टर को तेरी माँ ने बुला ही लिया है। वो इलाज भी कर देगा। फिर तुझे वहां जाने की क्या जरूरत है? मायके से ज्यादा अब ससुराल पर ध्यान दो। छोटी छोटी बातों पर वहां चले जाना सरासर गलत है। तुम्हारे माँ बाप ने शादी करके तुम्हें यहाँ भेजा है। अब वो घर तुम्हारा नहीं, यही है घर तुम्हारा। मायका भूलकर ससुराल की जिम्मेदारियां निभाओ। नेहा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, मां जी, जब से मैं इस घर में आई हूं, ससुराल की जिम्मेदारियों पर कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मेरे मम्मी पापा भी मेरे अपने हैं। बेशक मेरी शादी हो गई है, लेकिन उनके साथ मेरा खून का रिश्ता तो नहीं टूटा। मेरी रगों में उनका ही खून दौड़ता है। मैं आज भी उनकी बेटी हूं और वे मेरे माँ बाप हैं। कमलाबेन ने तुरंत जवाब दिया, हमने कब कहा कि वे तेरे माँ बाप नहीं हैं? हम तो बस इतना कह रहे हैं कि शादी के बाद बेटी को ससुराल पर ध्यान देना चाहिए, मायके पर नहीं। तेरे माँ बाप की जिम्मेदारियां तेरा भाई देखे, यह तेरा काम नहीं है। यह सुनकर अंकित के सब्र का बांध टूट गया। वह गुस्से से बोला, बस कीजिए माँ। एक तो नेहा के पापा बीमार हैं, ऊपर से आप कुछ समझने को तैयार नहीं। रमेश जी ने तीखी नजरों से अंकित की ओर देखा। समझने को तू तैयार नहीं है बेटा। जोरू का गुलाम बनकर उसकी हाँ में हाँ मिलाता फिरता है। शर्म नहीं आती? तेरी बातों का कोई बोल नहीं रहा तेरे लिए, लेकिन अब बहुत हुआ। आज तो फैसला होकर रहेगा। अंकित का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने जोर से कहा, ठीक है, आप फैसला चाहते हैं ना, तो सुन लीजिए। मेरा फैसला, हम आज ये घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या कहा तूने? कमलाबेन की आवाज कांप रही थी। उनकी आंखें गुस्से और सदमे से फैल गईं।
हमें छोड़ने की बात कर रहे हो, अपने माँ-बाप को, जिन्होंने तुझे इस दुनिया में लाया, तुझे पाल-पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया-लिखाया। आज तू जो कुछ भी है, हमारी बदौलत है। तेरी इच्छाएं पूरी करने के लिए हमने न जाने कितने समझौते किए, लेकिन तुझे कभी कमी नहीं होने दी। और आज तू पल की इस लड़की के लिए हमें छोड़ने की बातें कर रहा है। अंकित ने गहरी सांस ली और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, माँ, बाबूजी, आपने जो बातें अभी कहीं, क्या वही बातें नेहा पर लागू नहीं होती? उसके माँ बाप ने भी उसे जन्म दिया है, उसे पाल पोसा है, उसे पढ़ाया लिखाया है। उन्होंने भी अपने बेटे के लिए जिंदगी में न जाने कितने समझौते किए होंगे। उसकी शादी के लिए न जाने कितनी मुश्किलों से पैसों का इंतजाम किया होगा, ताकि वह खुश रहे। तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि अपने माँ बाप के दुख तकलीफ में उनके साथ खड़ी रहे? माँ बाप तो माँ बाप हैं, चाहे मेरे हों या नेहा के। माँ बाप के प्रति फर्ज निभाने में भेदभाव कैसा? और अगर मैं अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती, तो मुझे क्या हक है आप लोगों की सेवा करने का? कमरे में सन्नाटा छा गया। कमलाबेन और रमेश जी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। नेहा की आंखें भर आईं। उसके शब्दों को अंकित ने अपनी आवाज दी, लेकिन कमलाबेन और रमेश जी बिल्कुल चुप थे। अंकित ने कार की चाबी उठाई। चलो नेहा, पहले तुम्हारे पापा को संभालना जरूरी है, बाकी बातें बाद में देखेंगे। नेहा ने नजरें झुकाईं। कुछ कहे बिना अंकित के पीछे चली। नेहा के घर पहुंचते ही माँ ने दरवाजा खोला। डॉक्टर अभी आए हैं बेटा, इंजेक्शन दिए हैं। कह रहे थे अगर टाइम पर इलाज ना होता तो खतरा बढ़ जाता। नेहा पापा के पास गई, उनका माथा सहलाया और धीरे से कहा, पापा, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं यहीं हूं। पापा ने उसकी उंगलियां थामी और एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अंकित एक कोने में खड़ा यह सब देख रहा था। बेटी और पिता के बीच एक अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत डोर। डॉक्टर ने दवाइयां लिखी और टेस्ट करवाने को कहा, तो अंकित और नेहा पापा को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर टेस्ट करवाने ले गए। उसी शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। नेहा ने दरवाजा खोला। सामने कमलाबेन और रमेश जी खड़े थे, हाथ में घर के बने खाने का टिफिन, जिसमें नेहा के पापा के लिए खिचड़ी और बाकी लोगों के लिए रोटी सब्जी थी। नेहा हैरानी से उन्हें देखती रही। कमलाबेन ने टिफिन टेबल पर रखा और फिर नेहा के पापा का हालचाल पूछने लगीं। कुछ देर बाद जब कमलाबेन और रमेश जी वापस जाने लगे, नेहा चुपचाप उनके साथ दरवाजे तक आई। दरवाजे की चौखट पर रुकते हुए कमलाबेन ने उसका हाथ थामा और पहली बार एक माँ की तरह मुस्कुराकर बोली, बेटी, अपने पापा का पूरा ध्यान रखना। जब तक वे ठीक नहीं हो जाते, यहीं रहो। बाकी चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। शायद उन्हें समझ आ चुका था कि बहू कोई जानवर नहीं, जिसे भाड़े पर लाए और खूंटे से बांध दिया जाए। वह भी इंसान है, जिसे अपनी स्वतंत्रता बाकी इंसानों की तरह ही प्यारी है। नेहा स्तब्ध रह गई। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द नहीं मिले। भरी आंखों के साथ उसने झुककर ससुर के पैर छुए और अंदर आई। सबने मिलकर टिफिन में से खाना निकालकर एक साथ खाया। अंकित उसी रात लौट गया था, लेकिन जब 2 दिन बाद नेहा मायके से लौटकर अपने ससुराल आई, तो घर की हवा कुछ बदली बदली सी लगी। अब घर का माहौल पहले जैसा बोझिल नहीं था। जिन सास ससुर की हर बात में कड़वाहट का जहर घुला रहता था, आज उनके लहजे में ममता और प्रेम की मिठास घुल चुकी थी। घर वहीं था, लोग भी वहीं थे, बस सोचने का नजरिया बदल गया था। अब हर बात में बहू को आदेश नहीं दिया जाता था, बल्कि राय ली जाती थी। वह अभी भी बहू बनकर ससुराल के सारे फर्ज निभाती थी, लेकिन कठिन परिस्थितियों में तुरंत माँ बाप के पास जाकर उनका सहारा बन जाती, क्योंकि बहू होने के साथ साथ वह एक बेटी भी थी। दोस्तों, आपकी नजर में क्या नेहा ने सही किया? तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।